हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी आपकी और आप पढ़ भी रहे होंगे। ठंड बहुत अधिक है। ठंड में पढ़ाई तो अच्छी भी होती है और थोड़ा आलस्य भी आता है, पर आपके सामने जो लक्ष्य है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी आपको पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, जिससे कि आपका रिजल्ट अच्छा रहे। ठीक है, पर इस ठंड में हमें स्वास्थ्य का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। मेरा ही स्वास्थ्य 2-3 दिन से गड़बड़ हो गया था। तो कहने का मतलब है कि आप स्वस्थ रहें तभी आप अच्छा पढ़ सकते हैं, तो इसलिए स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना उतना ही ज़रूरी है जितना कि पढ़ना ज़रूरी है। स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें, और हमारी तरफ से जो भी कोशिश है वो जारी रहेगी, और आप बस पढ़ते रहिए, ठीक? और हमें सपोर्ट करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है? चलिए, तो हम आज जो अपना नया चैप्टर शुरू करने चल रहे हैं, दैट इज़ विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक? चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो क्या शुरू कर रहे हैं भैया? हम लोग पढ़ने चल रहे हैं विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए, यहाँ पे बात से ही आपको समझ में आ रहा है, दो चीजें हैं, एक है विद्युत और दूसरी चीज है रसायन, यानी केमिस्ट्री। तो कहने का मतलब क्या है कि इस घटना में, इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन, कोई रसायन कैसे विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है, या कोई केमिकल रिएक्शन, कोई जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, विद्युत ऊर्जा है, वो कैसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। इन दोनों का आपस में जो कन्वर्जन है, ठीक है, आपस में जो इंटरचेंज है, वही इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। ठीक है भाई, क्या पढ़ना है? मतलब कि कैसे विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल रही है, या रासायनिक अभिक्रिया से कैसे विद्युत ऊर्जा बन रही है, बदल रही है, इसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए जो सबसे पहली चीज हमें समझनी होती है, वो समझनी होती है सेल। ठीक है भाई, क्या समझना होता है? सेल। इसको समझने के लिए जो सबसे पहली चीज हमें समझनी होती है, वो समझनी होती है सेल। ठीक है, सेल क्या चीज होता है? ठीक, देखिए, सेल हम लोग कई जगह पढ़ते हैं, है ना? सेल हम लोग जो है क्या कहते हैं, बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं, है ना? फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, यहाँ भी पढ़ते हैं, तो यहाँ भी सेल है, बट यहाँ सेल का मतलब जो है वो क्या है, वो हम लोग समझते हैं। देखिए, सेल जो है वो बना होता है किसका? इलेक्ट्रोड्स का। सेल किसका बना होता है भाई? सेल बनता है इलेक्ट्रोड से। बहुत सिंपल और आसान भाषा में हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है, आसानी से समझेंगे, बहुत आसान है। सेल किससे बना होता है? इलेक्ट्रोड से। सेल जो है वो बनता है किससे? इलेक्ट्रोड से। इलेक्ट्रोड कितने होते हैं? तो इलेक्ट्रोड जो है वो हमारे पास दो होते हैं, एक कैथोड और एक होता है एनोड। ठीक है, कैथोड और एनोड, हिंदी अंग्रेजी दोनों एक ही है। तो सेल बनता है किससे? इलेक्ट्रोड से। इलेक्ट्रोड्स हमारे पास दो होते हैं, कैथोड और एनोड। फिजिक्स में भी यही होता है, केमिस्ट्री में भी यही। ठीक, बस थोड़ा साइन का चेंज है, वो हम अभी देख लेंगे, समझ लेंगे। तो सेल बनता है इलेक्ट्रोड से। इलेक्ट्रोड दो होते हैं, कैथोड और एनोड। इलेक्ट्रोड कैसे बनता है? तो देखिए, इलेक्ट्रोड जो है इलेक्ट्रोड बनता है जब किसी
धातु की छड़ को, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जली विलयन में डुबाते हैं, उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबाने पर, उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबाने पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड कैसे बनता है भाई? इलेक्ट्रोड बनता है किसी धातु के, कोई धातु है और उस धातु को अगर उसी के लवण के जलीय विलयन में आप डुबा दें तो क्या बनता है? इलेक्ट्रोड। ठीक, जैसे अगर हम एक बीकर लेते हैं और इस बीकर में क्या कहते हैं, एक रॉड लगाते हैं और एक लिक्विड भरते हैं, और ये रॉड अगर हम किसका लगाते हैं? जिंक का। ठीक है भाई, किसका रॉड है ये? जिंक की रॉड है। और यहाँ पर ये जो विलयन है इसमें भरा है जिंक सल्फेट, ZnSO4। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड क्या चीज होता है? जब किसी धातु के लवण को, धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबाया जाता है तो इसको हम कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोड। ऐसे ही एक और इलेक्ट्रोड अगर हम बनाते हैं, ठीक है, यहां पर अगर हम एक क्या करते हैं, एक रॉड लगाते हैं यहां पर भी, और यहाँ पर जो हम रॉड लगा रहे हैं वो कॉपर की लगाते हैं। ठीक है, ये एक रॉड किसकी है? कॉपर की। और ये जो विलयन है वो किसका है? कॉपर सल्फेट का। ठीक है भाई, विलयन किसका है? कॉपर सल्फेट का विलयन है। ठीक, तो ये भी क्या हो गया? एक इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक, इलेक्ट्रोड क्या होता है? जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबाया जाता है तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्लियर है? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा है जिंक रॉड, जिंक छड़। और ये हमारा क्या है? कॉपर की छड़। ठीक है, कॉपर रॉड। अब देखिए, जब इन दोनों इलेक्ट्रोडों को एक तार से हम कनेक्ट करते हैं, किससे कनेक्ट करते हैं भाई? एक वायर से अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं तार से, और बीच में एक धारा मापी लगाते हैं जिससे हम करंट मेजर कर सकते हैं। ठीक, तो जब इन दोनों इलेक्ट्रोडों को एक तार से कनेक्ट किया जाता है तब ये जो युक्त, ये जो डिवाइस बन के तैयार होती है इसको हम कहते हैं डेनियल सेल, या इसको कहते हैं गैल्वेनी सेल, या वोल्टिक सेल। ठीक है भाई, गैल्वेनी सेल, डेनियल सेल, या इसको हम क्या कहते हैं? वोल्टीय सेल कहते हैं। ठीक है भाई, गैल्वेनी सेल, डेनियल सेल, या क्या कहते हैं? वोल्टीय सेल। ठीक है, गैल्वेनी सेल, डेनियल सेल या वोल्टीय सेल कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें, अब ये जब सेटअप बनता है तो इस सेटअप में जो अभिक्रिया होती है वो अभिक्रिया होती है रेडॉक्स, और ये जो अभिक्रिया होती है स्वतः होती है, अपने आप होती है। नेचर में, प्रकृति में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनको होने के लिए किसी विशेष प्रकार के ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, वो अभिक्रियाएं स्वतः होती हैं, अपने आप होती हैं। ठीक है, उसको
करने के लिए किसी बाहरी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स या एनर्जी इसकी किसी की जरूरत नहीं होती है। ठीक, जैसे कोई भी चीज अगर हाइट पर है तो वो नीचे ही आएगा, ये नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, पानी ऊपर से नीचे ही आता है, लेकिन जब पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाना पड़ता है तो उसके लिए आपको मोटर की जरूरत पड़ती है, एक्सटर्नल फोर्स एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बट बहुत सारी फिनोमेना, बहुत सारी प्रोसेसेस, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो प्रकृति में, नेचर में स्वतः होती हैं, अपने आप होती हैं, और ऐसी प्रक्रिया, ऐसी अभिक्रियाओं, ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं स्वतः अभिक्रिया, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक, तो ये जो डेनियल सेल या वोल्टिक सेल है, ये काम करता है किस पर भाई? ये एक स्वतः अभिक्रिया पर काम करता है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसमें जो रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है? स्वतः अभिक्रिया होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, अपने आप होती है, करने के लिए कोई जरूरत नहीं होती है किसी चीज की, किसी एनर्जी। ठीक, अब जब ये सेटअप लगता है तो देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पर ये जो हमने जिंक रॉड रॉड लगाया है, जिंक की छड़ लगाई है, तो जिंक की छड़ जब हम लगाते हैं जिंक सल्फेट विलयन में, और यहाँ पर विलयन की सांद्रता जो है वो 1 मोलर रखी जाती है, 1 मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें अभिक्रिया क्या होती है कि जो जिंक है ये विलयन के अंदर आता है और रॉड से निकल करके, और जिंक एटम जो है वो बदल जाता है जिंक प्लस 2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स को, इसको भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करता है? छोड़ देता है कहां पर? जिंक रॉड के ऊपर। 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये जिंक रॉड के ऊपर क्या कर देता है? छोड़ देता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को जिंक रॉड के ऊपर छोड़ देता है। ठीक है भाई, दिख रहा है, समझ में आ रहा है? ये प्रक्रिया स्वतः होती है, अपने आप होती है। जिंक जो है वो जिंक प्लस 2 में बदलता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो रॉड पर रह जाते हैं। यानी यहाँ जो अभिक्रिया हो रही है इसमें क्या हो रहा है कि जो जिंक है वो बदल रहा है किसमें? जिंक प्लस 2 में। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, कोई दिक्कत? ठीक है भाई, जिंक जो है वो जिंक प्लस 2 में बदल रहा है और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ठीक, कॉपर में ऐसा नहीं होता है। ठीक, वो कारण होता है किसका? वो होता है कि जिंक का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है, जबकि कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? धनात्मक होता है। आप चैन विभव की बात कर रहे हैं, और जिसका इलेक्ट्रोड विभव जितना कम होता है, जितना मानक अपचयन विभव जितना ऋणात्मक होता है, वो उतना अधिक सक्रिय होता है। तो कॉपर और जिंक की तुलना में कौन इलेक्ट्रॉन पहले रिलीज करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन पहले छोड़ेगा? तो पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन छोड़ेगा भाई? वो जिंक छोड़ेगा। तो जिंक जो है वो जिंक प्लस 2 में बदलता है और इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब जाहिर सी बात है कि जब जिंक ने पहले इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को अगर देखा जाए तो जिंक के पास क्या हो गया? जिंक के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो गई, और कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी हो गई, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, और ये अपने आप हुआ, स्वतः हुआ। ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है अब वो क्या करेंगे? ज्यादा से कम की ओर बहेंगे। कोई भी चीज जो है स्पॉन्टेनियसली, आप देखिए जिधर ज्यादा होता है जिधर कम। ज्ञान अगर है आपके पास तो आप ज्ञान देंगे, आपके पास दुख है तो आप दुख देंगे, आपके पास ईर्ष्या है तो आप ईर्ष्या देंगे। वॉट एवर यू हैव इन एक्सेस यू विल डेफिनेटली डिलीवर दैट। तो जो भी आपके पास अधिकता में होता है या किसी के पास भी, वही वो आगे प्रवाहित होता है। तो कहने का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ जाएंगे जिधर इलेक्ट्रॉन कम है। कम किधर है? कॉपर की तरफ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रॉड से निकल करके वायर में आते हैं, और फिर वो इधर से इधर की ओर क्या करते हैं? गति। ठीक है, फिर क्या होगा कि हम दूसरे इलेक्ट्रोड में किसका विलयन भरा है? कॉपर सल्फेट का। तो विलयन के अंदर आपको मालूम है कि 2 आयन मिलेंगे, एक कॉपर प्लस 2 आयन और एक सल्फेट आयन। ठीक है, यहां भी आपको दिख रहा है कि 2 आयन मिलेंगे, एक मिलेगा जिंक प्लस 2 आयन और सल्फेट आयन। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ आएंगे तो यहां पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जब रॉड के थ्रू अंदर आएंगे, ठीक है, तो यहाँ विलयन के अंदर जो कॉपर प्लस 2 आयन है
ये कॉपर प्लस 2 आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन ले करके कॉपर रॉड के ऊपर क्या हो जाएगा, अवक्षेपित हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन ले करके ये कॉपर रॉड के ऊपर क्या हो जाएगा, अवक्षेपित हो जाएगा। अपचयित हो गया तो भाई मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ रही कि नहीं? तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसमें रिएक्शन ये हो रही है कि जो हमारा कॉपर प्लस 2 आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और बदल जा रहा है कॉपर में। ठीक है, मेटल में बदल गया। जब विलयन में रहता है तो ये क्या रहता है, जलीय आयन रहता है, एक्वस आयन रहता है। ठीक, तो ये जलीय आयन है, एक्वस आयन है और ये बदल जा रहा है किसमें, कॉपर सॉलिड में। यहाँ भी यही हो रहा है कि जो जिंक सॉलिड फॉर्म में है वो बदल जा रहा है जिंक एक्वस फॉर्म में। कोई दिक्कत आ गई बात समझ में भाई? ये प्रोसेस अपने आप होता है। जैसे ही आप ये सेटअप बनाते हैं डेनियल सेल या गैल्वेनी सेल का, ठीक है, 1 मोलर सांद्रता का जिंक रॉड में जिंक रॉड को जिंक सल्फेट में डुबाते हैं और कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट में डुबाते हैं। दोनों विलयन की सांद्रता 1-1 मोलर रखी जाती है, वायर से कनेक्ट करते हैं। तो ये जो अभिक्रिया है, ये जो प्रक्रिया है, ये स्वतः ही अपने आप होने लगती है। और इस प्रक्रिया में आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जिंक से कॉपर की तरफ चल रहा है, मूव कर रहा है। तो आपको मालूम है, बेसिकली आपने पढ़ रखा है, कक्षा 10 में पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह या आवेश का प्रवाह क्या कहलाता है भाई, विद्युत धारा कहलाती है। तो इधर से इधर इलेक्ट्रॉन चल रहा है और इधर से इधर जो है वो क्या चल रही है, धारा चल रही है, करंट चल रही है। ठीक है भाई? तो और आपने अमीटर लगा रखा है, धारा मापी लगा रखा है, तो आपको ये धारा बहती हुई भी दिखाई देगी। ठीक है, धारा मापी में रिफ्लेक्शन मिलेगा, मतलब धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। आया समझ में? मुझे लगता है मैंने बहुत आसान भाषा में आपको समझाया है और समझ में आ गया होगा कि सेल क्या चीज होता है। सेल एक युक्ति है, एक डिवाइस है। सेल क्या चीज है भाई, एक डिवाइस है, युक्ति है। ठीक है, एक युक्ति है जो किससे बनी होती है, इलेक्ट्रोड से। इलेक्ट्रोड दो होते हैं हमारे पास, कैथोड और एनोड। और इलेक्ट्रोड कैसे बनता है, तो इलेक्ट्रोड बनता है जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबाते हैं तो इलेक्ट्रोड बनता है। और इलेक्ट्रोड हमारे पास दो होते हैं और जब इन इलेक्ट्रोड्स को जो है कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है, ठीक है, वायर के थ्रू, तो एक पूरा कंप्लीट डिवाइस बनता है। इसी चीज को हम सेल कहते हैं। इसको डेनियल सेल या गैल्वेनी सेल या वोल्टिक सेल कहते हैं। और ये जो सेल हमने बनाया है, इसका जो सेल विभव है, ठीक है, इस डेनियल सेल का जो सेल विभव होता है, पोटेंशियल होता है, वो क्या होता है अभी समझाते हैं। वो 1.1 वोल्ट के आसपास होता है। ठीक है, कितना होता है भाई, 1.1 वोल्ट। तो बैटरी का पावर जो कहते हैं आप। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? ठीक, जब ऐसा करते हैं तो इस अरेंजमेंट में क्या होता है कि स्वतः एक अभिक्रिया होती है जिसमें जिंक छड़ से जिंक के परमाणु निकल करके विलयन के अंदर आते हैं और जिंक +2 में बदलते हैं और इलेक्ट्रॉन को रॉड के ऊपर छोड़ देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, ये अभिक्रिया, अब मैंने आपको ये भी समझाया कि पहले जिंक ही क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन देगा, कॉपर क्यों नहीं दे सकता। तो जिंक कॉपर से ज्यादा सक्रिय है, जिसकी सक्रियता ज्यादा होगी वो पहले इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो जिंक पहले इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, और भी होता है इसमें सोल्यूशन प्रेशर और ये सब प्रेशर होता है, पर मैं वो आपको नहीं समझा रहा हूँ, बिना कंफ्यूज, बहुत आसान भाषा में समझना है कि जो ज्यादा सक्रिय होगा वो पहले इलेक्ट्रॉन देगा। तो जिंक जो है वो ज्यादा सक्रिय होता है। कक्षा 11 में एक चैप्टर पढ़ते हैं रेडॉक्स, उसमें आप पढ़ते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया में डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, प्रत्यक्ष इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, और उसके बेसिस पे एक विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाते हैं तत्वों की, जिसमें आप देखते हैं कि जिसका मानक अपचयन विभव जितना कम होता है उसका सक्रियता ज्यादा होता है। तो जिंक और कॉपर में तुलना करेंगे तो कॉपर की सक्रियता ज्यादा, जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसलिए जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन रॉड पर है और उसके बाद रॉड जो है वो वायर से कनेक्टेड है एक दूसरे रॉड से। तो क्या होगा कि इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा से कम की ओर फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जिंक से निकल करके कॉपर की ओर जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो यहाँ पर विलयन के अंदर क्या उपस्थित है, कॉपर +2 आयन है और ये कॉपर +2 आयन इलेक्ट्रॉन लेकर के खुद कॉपर में बदल जाता है और रॉड के ऊपर अवक्षेपित हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। आया बात समझ में भाई? और इस प्रक्रिया में, इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ। इस
इसलिए क्या बहेगी धारा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, धारा या आवेश प्रवाह की दर को, और जिधर से जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट आपको फ्लो होता दिखाई दे। क्लियर है? मुझे लगता है सेल आपको समझ में आ गया होगा बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के। बट ये जो सेल है, ये जो अभिक्रिया होती है, ये कुछ समय बाद रुक जाती है, लगातार नहीं होती रहती है। इस अरेंजमेंट में, जो अरेंजमेंट अभी तक आपके सामने है, क्या होता है कि जो सेल है ये थोड़ी देर बाद काम करना बंद कर देता है। क्यों काम करना बंद कर देता है उसको समझिए। देखिए क्या होता है कि जब इधर से जिंक जिंक प्लस 2 आयन में टूटते रहेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा, जिंक आयनों की अधिकता होगी, यानी प्लस चार्ज की अधिकता हो जाएगी। बोले हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी सर। ठीक है, तो आपने कहा कि सर यहाँ पर प्लस चार्ज की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा ये। और अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, और आपको मालूम है कि रॉड के ऊपर कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो रॉड पर तो कैसा चार्ज है, नेगेटिव। और यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए थे क्योंकि जिंक ने पहले इलेक्ट्रॉन लूज किया, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, तो जाहिर सी बात है इसको हम क्या मान लेंगे, पॉजिटिव। तो जब जिंक जिंक प्लस 2 में बदलता जाएगा तो क्या होगा, शुरू में तो सल्फेट आयन और जिंक आयन की संख्या बराबर रहेगी, लेकिन जब जिंक रॉड से निकल करके जिंक परमाणु जिंक प्लस 2 में बदलता रहेगा, विलयन में आता रहेगा, तो क्या होगा, प्लस चार्ज, जिंक प्लस 2 ज्यादा हो जाएगा, मतलब प्लस चार्ज ज्यादा हो जाएगा। इधर क्या होगा, इधर होगा कि कॉपर प्लस 2 आयन विलयन से किधर चला जा रहा है, कॉपर रॉड के ऊपर चला जा रहा है, तो प्लस चार्ज की क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। तो प्लस चार्ज की कमी होती जा रही है, तो क्या होगा कि ये जो रॉड है इसके आसपास कौन इकट्ठा हो जाएगा भाई, सल्फेट आयन, यानी माइनस चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो इधर माइनस चार्ज रॉड के आसपास एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएगा, और इधर कौन एक्युमुलेट होना, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव चार्ज इधर इकट्ठा हो जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन रॉड से इधर की ओर ट्रेवल नहीं कर पाएगा, मतलब मूव नहीं कर पाएगा। इधर क्या होगा, इधर जो नेगेटिव चार्ज इकट्ठा है वो इलेक्ट्रॉन को इधर आने से रोकेगा, क्योंकि आपको मालूम है विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं, समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणावेश होता है, ये आपको मालूम है। तो प्लस चार्ज इधर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है, इधर नहीं जाने दे रहा है, और इधर जो माइनस चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को इधर आने नहीं दे रहा है, क्योंकि वो इसको क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। तो इसीलिए सेल थोड़ी देर बाद क्या करता है, काम करना बंद कर देता है। तो कुल मिला के हमको ये समझ में आया कि जब जिंक इधर इस वाले विलयन में जिंक प्लस 2 और कॉपर सल्फेट आयन की सांद्रता यानी प्लस और माइनस का नंबर बराबर था, और इधर भी प्लस माइनस का नंबर बराबर था, तो सेल अच्छे से काम कर रहा था, एनर्जी रिएक्शन हो रही थी और धारा बह रही थी। लेकिन अब ये जो प्लस माइनस चार्ज की संख्या है वो कम ज्यादा हो गई है, कंसंट्रेशन कम ज्यादा हो गई है, तो इसीलिए सेल में धारा नहीं बह रही है, सेल काम नहीं कर पा रहा है। तो कुल मिला के अगर हम कुछ ऐसा जुगाड़ कर लें, कुछ ऐसा युक्ति लगा लें कि ये जो हमारा दोनों इलेक्ट्रोडों में भरे जो विलयन है इसमें प्लस माइनस चार्ज का नंबर बराबर रहे, मतलब विद्युत उदासीनता बनी रहे, तो क्या होगा कि हमारा सेल काम करता रहेगा बराबर। और इसी को, प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच हम क्या करते हैं, एक यू शेप के ट्यूब से हम इन दोनों इलेक्ट्रोडों को कनेक्ट कर देते हैं। और इस यू शेप की ट्यूब को आप क्या कहते हैं, आपको मालूम है, इस सर इसको हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु। ठीक है, और आप कहते हैं कि सर ये जो लवण सेतु है इसके अंदर क्या भरा होता है भाई, इसके अंदर भरा होता है अगर अगर जल में लिपटा विद्युत अपघट्य, जैसे कि KCl या KNO3। ठीक है, कोई भी विद्युत अपघट्य जिसमें भरा होता है, और ऐसा विद्युत अपघट्य भरा होना चाहिए जो कि इन दोनों में से किसी से क्रिया ना करता हो, मतलब किसी से मतलब इलेक्ट्रोड से क्रिया ना करता हो, चाहे KCl भरा हो या KNO3 भरा हो, कोई भी विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोड भरा हो जो कि
ना तो विलयन से में उपस्थित आयनों से क्रिया करे, ना रॉड से क्रिया करे, किसी से क्रिया ना करता हो। मतलब ये एक तरीके से उदासीन हो लवण जो का जली विलयन जो रॉड में भरा गया है या जो रॉड है, उन दोनों में से किसी से क्रिया ना करता हो, ऐसे प्रकार का विद्युत अपघट्ट हम इसके अंदर भर देते हैं। और ये आयनिक यौगिक है। ठीक है, विद्युत अपघट्ट कैसे होते हैं? आयनिक यौगिक होते हैं। तो यहाँ पे ये टूटेगा तो प्लस और माइनस, केसीएल टूटेगा तो क्या मिलेगा? प्लस और माइनस। तो होगा क्या कि जैसे ही इधर प्लस चार्ज की संख्या बढ़ेगी तो इसके अंदर से क्या बाहर निकल करके आएगा भाई? इसके अंदर से बाहर निकल करके आएगा माइनस आयन। और जैसे ही इधर इधर क्या होगा कि इधर अगर संख्या बढ़ेगी किसकी? इधर अगर संख्या बढ़ेगी किसकी भाई? इधर जो है संख्या बढ़ेगी इधर संख्या जैसे ही माइनस आयन की बढ़ेगी तो माइनस आयन की संख्या जैसे ही बढ़ेगी, इधर से बाहर निकल करके क्या आएगा? इधर से बाहर निकल करके आएगा क्या चीज आएगा भाई? माइनस आयन प्लस। हाँ ठीक है, हाँ प्लस आयन। इधर माइनस आयन और इधर प्लस आयन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इधर से जो प्लस वाला आयन है वो अंदर की तरफ आएगा, जिससे कि प्लस माइनस की संख्या बराबर रहे। और इधर प्लस चार्ज बढ़ रहा है तो इधर अंदर की तरफ लवण शेप से निकल करके कौन से आयन आएंगे? माइनस वाले, जिससे कि प्लस माइनस चार्ज की संख्या इस इलेक्ट्रोड के अंदर क्या रहे? बराबर बनी रहे। और अगर ऐसा होता रहेगा जब तक धनावेश और ऋणावेश की संख्या इलेक्ट्रोड के अंदर बराबर बनी रहेगी, धारा बहती रहेगी, अभिक्रिया होती रहेगी और ये अभिक्रिया स्वतः होती है। ठीक है, आ गया समझ में? बोलिए भाई, मुझे लगता है क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो जिंक वाला जो इलेक्ट्रोड है जिसमें जिंक रॉड है जो कि लेफ्ट साइड लिखा गया है, इसको हम कहते हैं क्या? इसको कहते हैं भाई, इसको कहा जाता है क्या? इसको कहा जाता है एनोड। और ये जो राइट साइड इलेक्ट्रोड है इसको कहा जाता है क्या? इसको कहा जाता है कैथोड। एक एनोड और एक कैथोड। लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं एनोड और राइट साइड के इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं क्या? कैथोड। राइट, ये जो इलेक्ट्रोड होता है इस पर कैसा चार्ज होता है? माइनस। और ये जो इलेक्ट्रोड होता है इस पर कैसा चार्ज होता है भाई? प्लस। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। सेल समझ में आ गया? सेल कैसे बनता है, सेल कैसे काम करता है, आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो सेल बने, इस सेल में एनोड पर कैसा चार्ज है? माइनस। और एनोड पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है? जिंक जो है वो जिंक +2 में बदल रहा है। तो एनोड पर जो अभिक्रिया होती है वो क्या होती है बेटा? ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। और कैथोड पर क्या हो रहा है? कॉपर +2 किस में बदल रहा है? कॉपर में। तो यहाँ जो अभिक्रिया हो रही है वो कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन। कौन सी अभिक्रिया है भाई? अपचयन है, रिडक्शन। तो एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर क्या होता है? अपचयन होता है। ठीक, और ऑक्सीकरण और अपचयन को मिला करके हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो कुल मिलाकर के सेल में जो विद्युत ऊर्जा बनती है वो किसके कारण बनती है? वो बनती है रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण। किसके कारण भाई? रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण जो है इसमें ऊर्जा बनती है, विद्युत ऊर्जा बनती है सेल के अंदर। किस वजह से विद्युत ऊर्जा बनती है? रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण। और ये अभिक्रिया स्वतः होती है, अपने आप होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, जैसे ही आप सिस्टम अरेंज करते हैं। तो ऐसी युक्ति, ऐसी डिवाइस जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, वह युक्ति जो क्या कर रही है भाई? विद्युत ऊर्जा को बदल दे रही है किसमें? सॉरी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्या कर रहा है? जो रासायनिक ऊर्जा को, एनर्जी को बदल दे रहा है किसमें? करंट में, विद्युत में। इसी युक्ति को हम क्या कहते हैं? इसी युक्ति को हम लोग कहते हैं सेल। क्या कहते हैं भाई?
इस युक्ति को हम कहते हैं सेल। तो सेल क्या चीज है? सेल वह युक्ति है, वह डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। भाई ये केमिकल रिएक्शन हुआ, जिंक जिंक +2 में बदला, कॉपर +2 से कॉपर सॉलिड में बदला, तभी तो धारा बह रही है। तो रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत क्या उत्पन्न हो रही है? धारा, विद्युत उत्पन्न हो रही है। इसीलिए हम इस युक्ति को, इस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई दिक्कत? अब एक और चीज समझते हैं, आगे पेज पर चलते हैं, जिसको हम कहते हैं कि अब हमारे पास जो सेल था, उस सेल की सेल अभिक्रिया अगर हम देखें तो सेल अभिक्रिया क्या थी भाई? एनोड पर, एनोड को मैं ए से लिख रहा हूं, एनोड पर क्या हो रहा था? जिंक जो है वो बदल रहा था किसमें? जिंक +2 आयन में। और कैथोड पर क्या हो रहा था? कॉपर +2 जो है वो बदल रहा है किसमें? कॉपर सॉलिड में। ठीक है। और इसको जब दोनों को जोड़ करके लिख दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे, लेफ्ट राइट दोनों रिएक्शन को जोड़ दीजिए तो इस रिएक्शन में क्या हुआ? जिंक सॉलिड रिएक्ट कर रहा है कॉपर +2 आयन से, और ये बदल रहा है किसमें भाई? जिंक +2 आयन में और कॉपर सॉलिड में। ठीक, ये अभिक्रिया आपको होती दिखाई देती है। और ये जो अभिक्रिया है इसको कहते हैं क्या? इसको हम लोग कहते हैं सेल अभिक्रिया। क्या कहते हैं भाई? ये हमारा क्या चीज है? ये है हमारा सेल अभिक्रिया। ये क्या चीज है? सेल अभिक्रिया है, सेल रिएक्शन है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोड विभव क्या चीज होता है। इसकी परिभाषा लिखने के लिए आ सकता है इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या चीज होता है इलेक्ट्रोड विभव? तो देखिए, जब इलेक्ट्रोड क्या चीज था? जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के लवण के जली विलयन में डुबाया जाता है तो इस युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के जली विलयन में डुबाएंगे तो क्या होगा कि विलयन और धातु की छड़ के मध्य विभव का अंतर हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा। ठीक है, क्या कहा भाई? धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जली विलयन में डुबाने पर, उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबाने पर धातु की छड़ एवं विलयन के मध्य विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है। इसे ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इसे ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है भाई। तो जब धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जल विलयन में डुबाते हैं तो धातु की छड़ और विलयन के बीच एक विभवांतर, चार्ज डिफरेंस। भाई देखिए क्या हो रहा था, जैसे ही जिंक की छड़ को जिंक के सल्फेट में डुबा रहे थे तो जिंक जो है वो जिंक सल्फेट में, जिंक रॉड से जिंक परमाणु निकल करके जिंक +2 आयन में बदल रहे थे। रॉड पर कैसा आवेश हो जा रहा था? ऋणावेश, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन रह जा रहे थे। विलयन में किसकी आवेश की संख्या बढ़ जाती थी? धनावेश की। तो प्लस माइनस चार्ज का जो अंतर होता है इसी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। आवेश का जो अंतर है
तो आवेश की वजह से विभव उत्पन्न होता है। तो दोनों रॉड के बीच एक विभवांतर उत्पन्न होता है। ये जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसी को इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है भाई, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रोड विभव समझ में आ गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ में आ गया। ठीक, इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ये जब मानक अवस्था में इलेक्ट्रोड विभव को कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं एक एक चीज। तो मानक अवस्था में इलेक्ट्रोड विभव जो होता है उसको कहते हैं क्या भाई? मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मानक अवस्था क्या होती है? तो मानक अवस्था वो है जब जो इलेक्ट्रोड विलयन है, इलेक्ट्रोड में जो विलयन है, ठीक है, इलेक्ट्रोड विलयन जैसे जिंक में, जिंक को जिंक सल्फेट में डुबाया था, तो जो विलयन है उसकी सांद्रता, इलेक्ट्रोड विलयन की सांद्रता जो है, कंसंट्रेशन, वो कितनी हो? 1 मोलर हो। और ताप, टेम्परेचर, ठीक है, वो 298 केल्विन हो। ठीक, और प्रेशर, दाब जो है वो कितना हो? 1 एटीएम हो। ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। तो इतनी, इस अवस्था को हम क्या कहते हैं भाई? मानक अवस्था कहते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन कहते हैं। कोई दिक्कत है? ठीक है, चलो अभी क्लास ले रहे हैं, थोड़ी देर में करते हैं। हाँ हाँ उठा लो। ठीक, ठीक है। तो मानक अवस्था में जो इलेक्ट्रोड विभव हम नापते हैं उसको हम कहते हैं क्या? मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मानक अवस्था में जब मानक अवस्था क्या होती है? जब इलेक्ट्रोड में जो विलयन भरा जाए उसकी सांद्रता कितनी रखी जाए? 1 मोलर, ताप 298 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रखा जाए। उस कंडीशन में अगर हम किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नापते हैं, मापते हैं, तो उसको कहा जाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव को जो है ई से लिखा जाता है। किसे लिखा जाता है? ई से। और जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है उसको लिखा जाता है ई नॉट। ठीक है, नॉट लगा दिए मतलब मानक अवस्था में, और ऐसे सिंपल लिख दिया तो मतलब सिंपली बात हो रही है किसकी? इलेक्ट्रोड विभव की बात। और मानक अवस्था में इलेक्ट्रोड विभव मतलब ई नॉट, और इलेक्ट्रोड विभव मतलब ई। कोई दिक्कत, कोई समस्या मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। अब ये जो इलेक्ट्रोड विभव है, ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रोड विभव जो है ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और एक होता है अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। राइट, क्या होता है भाई? एक आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और एक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, एक क्या होता है? ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और एक अपचयन। भाई 2 इलेक्ट्रोड थे, एक एनोड और एक कैथोड। एनोड पर कौन सी अभिक्रिया हो रही थी? कौन सी अभिक्रिया हो रही थी? ऑक्सीकरण। और कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है? अपचयन। तो 2 इलेक्ट्रोड हैं तो 2 इलेक्ट्रोड विभव होंगे। एक जिस पर ऑक्सीकरण हो रहा है उसको हम कहेंगे ऑक्सीकरण विभव, और जिस पर अपचयन हो रहा है उसको कहेंगे क्या? अपचयन विभव।
इंडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, क्लियर है। अब लिखते कैसे हैं, तो देखिए सेल में अगर आपको याद हो तो जो हमारा डेनियल सेल था उसमें क्या हो रहा था, जिंक सॉलिड जो है किसमें बदल रहा था बेटा, जिंक +2 में, और क्या हो रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। अब चैन में क्या हो रहा था बेटा, कॉपर +2 जो है एक्वस आयन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले करके किसमें बदल रहा था, कॉपर सॉलिड में। यह अभिक्रिया हो रही थी। तो एक तो ऐसे अभिक्रिया लिख करके इसके सामने इसका वैल्यू लिख दिया जाए विभव का, वो तरीका है। ठीक, दूसरा तरीका है इस तरह से लिखने का। कैसे लिखते हैं, तो हम लिखते हैं ई मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोड विभव। और ऑक्सीकरण हमें लिखना है, तो ऑक्सीकरण में देखिए क्या हो रहा है, जिंक बदल रहा है किसमें बता, जिंक +2 में। तो हम लिखेंगे नीचे की तरफ जिंक, और एरो की जगह हम लगाएंगे ऑब्लिक, और यहां लिख देंगे क्या, जिंक +2, जिंक ऑब्लिक जिंक +2। आया समझ में। और इधर जब लिखना होगा तो ई लिख देंगे, ई मतलब इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, और यहां क्या हो रहा है, तो यहां कॉपर +2 बदल रहा है किसमें, कॉपर में। तो हम लिखेंगे कॉपर +2, क्या लिखेंगे, कॉपर +2, और एरो की जगह ऑब्लिक लगाएंगे, और वो बदल रहा है किसमें, कॉपर में। ठीक, तो ये जो लिखा, ये क्या दिखा रहा है, ऑक्सीकरण। ये क्या दिखा रहा है, अपचयन। ई मतलब क्या है, विभव। तो ये क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रोड विभव। ये ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, और ये कौन सा इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन। मानक अवस्था में लिखना है, तो आप इसी को मानक अवस्था में कैसे लिख सकते हैं, आप इसी को मानक अवस्था में लिख सकते हैं, ई नॉट जिंक ऑब्लिक जिंक +2, और इसको लिख सकते हैं ई नॉट, ठीक है, कॉपर +2 ऑब्लिक। तो ये हमारा हो गया क्या बेटा, इलेक्ट्रोड विभव कैसे लिखा जाता है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ऑक्सीकरण अपचयन क्या है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग बात कर देते हैं हमारे अगले चीज की, जिसको हम कहते हैं सेल विभव। इलेक्ट्रोड विभव की बात हो गई, इलेक्ट्रोड से क्या बनता है, सेल। तो हम इसकी भी बात करेंगे, सेल विभव, इसको कहते हैं सेल पोटेंशियल। ठीक है, या इसी को कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। क्या कहते हैं भाई, विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या कहते हैं भाई, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल का विद्युत वाहक बल, शॉर्ट में इसको लिखते हैं ईएमएफ। ठीक है, सेल विभव या सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक, मैं जितना आसानी से आपको समझा रहा हूं इतना आसानी से शायद ही आपने पढ़ा होगा। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत आसान, बहुत सरल भाषा में, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कुछ नहीं, बहुत सिंपल, बहुत आसान। ऐसे ही मैं आपको हर चैप्टर बताऊंगा, समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, लाइक तो करिए करिए, पर लाइक से ज्यादा महत्वपूर्ण है शेयर करना, ताकि उन बच्चों तक पहुंच सके मेरी बात जिन बच्चों को केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है। बहुत आसान सब्जेक्ट है, बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, बहुत कलरफुल सब्जेक्ट है। बस समझ में आ जाए एक बार, और समझ में जरूर आएगा जब आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमने किसकी बात की, पहले बात किया कि विद्युत रसायन में हम पढ़ेंगे क्या, दूसरा हमने बात किया कि विद्युत रसायन में हम सेल पढ़ते हैं, तो सेल क्या चीज होता है वो पढ़ा, सेल कैसे बनता है वो पढ़ा, सेल इलेक्ट्रोड से बनता है, उसमें कैसे अभिक्रिया होती है, कैसे विद्युत ऊर्जा बनती है, ये तक आपने देखा, कैसे इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहे हैं, कैसे धारा किधर से किधर बह रही है, कैसे लगातार सेल ऊर्जा दिए जा रहा है, ये सारी चीजें आपने समझी, पढ़ी। अब हम बात कर रहे हैं, तो वहीं पर हमने पढ़ा इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव को लिखते कैसे हैं, किताबों में कैसे लिखा दिखा मिलता है, तो वो हम समझ नहीं पाते ना कैसे लिखा है, तो मैंने आपको लिखना सिखाया कैसे लिखते हैं। फिर हम बात करने चल रहे हैं किसका, सेल विभव, या इसी को हम कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। जो देखिए सेल विभव या सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है भाई, जैसे हम बैटरी ले खरीदते हैं,
तो बैटरी का जो वोल्टेज होता है ना, बैटरी का जो क्या होता है वोल्टेज होता है, उसे क्या कहते हैं? वही, जैसे 12 वोल्ट का बैटरी है, 6 वोल्ट का, 10 वोल्ट का, 20 वोल्ट का, जितने भी वोल्ट का बैटरी है, वही जो बैटरी का वोल्टेज है वही क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल है, सेल का ईएमएफ है। जो डेनियल सेल है इसका मैंने कहा कि इसका विद्युत वाहक बल सेल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट होता है। ठीक है, 1 वोल्ट का ये बैटरी है, 1 वोल्ट का सेल है। ठीक है, बैटरी नहीं होता, बैटरी क्या होता है? सेल का कॉम्बिनेशन होता है। जब सेल कई सारे सेलों को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो बैटरी बन जाता है। पर बनता तो किससे है? सेल से ही बनता है। तो सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो क्या होता है उसकी बात करते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रोड विभव की क्या परिभाषा दी थी, हम लोगों ने कहा था कि विलयन और धातु की छड़ के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। वैसे ही यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रोड हमने लगाए हैं सेल के अंदर, डेनियल सेल या गैल्वेनी सेल या वोल्टी सेल के अंदर, जो दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जो विभवांतर होता है उसे हम कहते हैं सेल विभव या सेल का विद्युत वाहक बल। तो क्या होता है भाई सेल विभव? कि सेल के इलेक्ट्रोड, सेल के इलेक्ट्रोडों, इलेक्ट्रोड कौन है भाई? कैथोड और क्या है? एनोड के बीच, सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच विभव का जो अंतर होता है, विभवांतर को क्या कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल, सेल विभव या विद्युत वाहक बल EM कहते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया? तो जो हम ऐसा भी कह सकते हैं कैथोड और एनोड के बीच जो विभव का अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेल का विभवांतर कहते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझते रहिए, बस 1 मिनट मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हेलो, हाँ, हाँ, नमस्ते, क्या बात है? हाँ, हो जाएंगे आगे। हाँ, हाँ, ठीक, ठीक है। ठीक है, तो आई होप कि जो है आपको समझ में, ठीक है। तो सेल विभव क्या होता है भाई? तो सेल विभव होता है सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच यानी कैथोड और एनोड के बीच जो विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, अंतर है, उसी को हम क्या कहते हैं? सेल विभव या सेल का विद्युत वाहक बल। बहुत आसान बात मैं आपको समझा। अब सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव, देखिए इलेक्ट्रोड का विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोड विभव कैसे नापते हैं? तो वो तो एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, वो कैसे नापते हैं वो आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से तुलना करके किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड विभव या विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोड विभव निकाला जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से तुलना करके हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ बना सेल बना करके ही उसका विद्युत वाहक बल निकालते हैं। ठीक, तो वो निकल करके आता है। ठीक, बट सेल का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो हम फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पर जो भी हम सेल विभव अभी निकालने चल रहे हैं वो मानक अवस्था में, स्टैंडर्ड कंडीशन में। स्टैंडर्ड कंडीशन आपको याद होगी, जब जो इलेक्ट्रोड में विलयन भरे हैं उसकी सांद्रता 1 मोलर, और जो हमारे पास क्या कहते हैं वो है क्या कहते हैं ताप 298 केल्विन और दाब जो है 1 एटमॉस्फेयर हो, तो उस कंडीशन में उस अवस्था को मानक अवस्था कहते हैं। तो उस स्टैंडर्ड कंडीशन में हम सेल विभव निकालने के, देखिए कई फॉर्मूले हैं, मैं आपको बस एक फॉर्मूला बताऊंगा, एक फॉर्मूले पर ही आपको सारा काम करना है, बहुत आसानी से आप सेल विभव निकाल, ठीक है, सिर्फ एक फॉर्मूला, बिना किसी कंफ्यूजन के, ठीक है। डाउट या कंफ्यूजन मेरी क्लास में आता ही नहीं है, ठीक है। बच्चे यही कहते हैं कि डाउट इज आउट इन सर्स क्लास। मेरी क्लास में डाउट आपको बहुत मुश्किल से ही आएगा, ठीक है। आप अच्छे से ध्यान देंगे, पढ़ेंगे, तो मैं हर डाउट को पहले ही क्लियर करने की करता हूँ, ठीक है। चलिए, जोक्स अपार्ट, तो सेल विभव निकालने के लिए मैंने कहा कि एक फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे। क्या फॉर्मूला सीखेंगे? तो भाई हम कहेंगे कि ई सेल बराबर या ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड का विभव माइनस एनोड का विभव। लेकिन हमने देखा था कि कैथोड और एनोड के जो विभव होते हैं, कैथोड पर तो अपचयन विभव होता है, एनोड पर क्या होता है, आक्सीकरण होता है। तो क्या कैथोड और एनोड का आक्सीकरण अपचयन विभव रखना है? नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ चाहे एनोड चाहे कैथोड दोनों के ही क्या रखते हैं, अपचयन विभव, रिडक्शन पोटेंशियल ही हमको रखना है। अपचयन विभव रखना है, रिडक्शन पोटेंशियल ही क्या करना है हमको रखना है, केवल और केवल क्या रखना है, अपचयन विभव, एनोड का भी और कैथोड। अभी हम सीखेंगे कि अगर हमें आक्सीकरण विभव दिया है तो उसको अपचयन में कैसे बदलते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी बहुत इजीली मैं आपको ये चीज जो है समझा दूंगा, ठीक। तो ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, हमें कौन सा विभव रखना है भाई, अपचयन विभव रखना है। सवाल में आपको कैथोड एनोड के विभव दिए जाएंगे, या तो आक्सीकरण विभव दिया जाएगा, या तो अपचयन विभव दिया जाएगा, या तो आक्सीकरण अपचयन दोनों दिया जाएगा, एक आक्सीकरण और एक अपचयन। हमें रखना कौन सा वाला है, अपचयन वाला। फॉर्मूला हमारे पास पता चल गया, ई सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कौन सा विभव रखना है वो भी मैंने आपको बता दिया, अपचयन विभव। या इस फॉर्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट एस आर पी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसका, एस आर पी कैथोड माइनस ई नॉट एस आर पी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका, एनोड का। एस आर पी का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन विभव, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। कुल मिलाकर के अपने को सिर्फ अपचयन विभव रखना है। कौन सा विभव रखना है भाई, अपचयन विभव रखना है। तो कैथोड का अपचयन विभव माइनस एनोड का अपचयन विभव। चलिए आइए सवाल पर चलते हैं जल्दी से। देखिए एक पहले सिंपल सा सवाल कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास दिया है सेल अभिक्रिया सेल अभिक्रिया दिया है, जिंक सॉलिड जो है वो बदल रहा है किसमें, जिंक +2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन ले करके अपचयित हो रहा है, और कॉपर +2 आयन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले करके क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है कॉपर सॉलिड में, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और इनके विभव जो है दिए गए हैं, यहाँ पर विभव दिया गया है कितना, मान लीजिए -0.70 माइनस का वोल्ट या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका दिया है +3.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब आपको मालूम है कि मैंने कहा था कि या तो ऑक्सीकरण
ऐसे रिएक्शन लिख करके देगा या ऑप्शन, या इसी सवाल को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। लिखा जा सकता है कि ई नॉट जिंक प्लस 2 ऑब्लिक, सॉरी, इसी सवाल को, सेम सवाल को ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ई नॉट जिंक ऑब्लिक जिंक प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 0.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ई नॉट कॉपर प्लस 2 ऑब्लिक कॉपर इज इक्वल टू प्लस 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों सेम सवाल है। ज्ञात क्या करना है, ई नॉट सेल क्या होगा, यहां भी यही ज्ञात करना है, ई नॉट सेल कितना होगा। यहां भी ई नॉट सेल मतलब सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव निकालना है, और यहां भी सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव ही निकालना है, दोनों जगह। एक आपको ये यहां से समझ में आ रहा है कि ये आक्सीकरण हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अपचयन। तो जब आक्सीकरण हो रहा है तो जो विभव दिया है वो भी कौन सा विभव दिया है, आक्सीकरण, और अपचयन हो रहा है तो जो विभव दिया है वो क्या दिया है बेटा, अपचयन। कोई दिक्कत, कोई समस्या, मुझे लगता है नहीं है। मैंने कहा दोनों क्या करने हैं, अपचयन विभव ही रखने हैं। देखिए कैसे करना है, देखिए ये वाला इधर से इधर जब रिएक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है, आक्सीकरण। और अगर इसी को उल्टा लिख दें तो क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा कि नहीं। तो अगर इस रिएक्शन को हम ऐसा लिख दें, जिंक प्लस 2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले करके जिंक में बदल रहा है, तो ये क्या हो गया, ये अपचयन हो गया। बोली हो गया कि नहीं हो गया ये, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, ये अपचयन हो गया, और ये क्या हो गया, दिया क्या था, ऑक्सीकरण। आपने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, पलट दिया, तो यहां पर जो इलेक्ट्रोड विभव दिया है इसका साइन भी क्या होगा, बदलेगा। ये माइनस है, तो अब जो ई नॉट, अब जो इलेक्ट्रोड विभव है ई जो है, इस इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव ई, इसका वैल्यू जो है वो हो जाएगा प्लस 0.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अब ये बदल गया है अपचयन में, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ई नॉट जिंक प्लस 2 ऑब्लिक जिंक इज इक्वल टू माइनस प्लस 0.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। आपने रिएक्शन, ये क्या था, ऑक्सीकरण, आपने ऑक्सीकरण को उल्टा करके लिख दिया तो क्या हो गया, अपचयन। और अपचयन हो गया तो जो हमारा इलेक्ट्रोड विभव का वैल्यू दिया है जिस साइन के साथ है उसका साइन भी हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। और अब ये जो रिएक्शन हो गई ये अपचयन, और विभव का जो मान दिया गया था उसको हमने साइन बदल दिया। अब जो विभव हो गया वो भी कौन सा हो गया, अपचयन। ये कौन सा विभव हो गया, ये हो गया क्या बेटा, अपचयन विभव। मानक अवस्था में है तो मानक अपचयन विभव। और कॉपर का तो अपचयन हो ही रहा है, तो कॉपर का जो विभव दिया गया है वो कौन सा दिया गया है, वो अपचयन दिया ही गया है। सिर्फ जिंक वाला आपको बदलना पड़ा क्योंकि वो ऑक्सीकरण विभव दिया था। तो कहने का मतलब है कि जब भी कभी ऑक्सीकरण विभव दिया गया हो तो ऑक्सीकरण विभव को आप अपचयन विभव में बदल सकते हैं। कैसे बदलना है, बस इतना ही करना है कि जो ऑक्सीकरण है उसको उल्टा कर देना है, यानी जो ऑक्सीकरण विभव दिया गया है उसका वैल्यू अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे तो अपचयन विभव, माइनस है तो प्लस कर देंगे तो अपचयन विभव में बदल जाएगा। और अपचयन विभव दिया गया, तो किसी भी ऑक्सीकरण विभव को आसानी से आप अपचयन विभव में बदल सकते हैं, बस इतना ही करना है। अब तो फॉर्मूला लगा लीजिए। तो फॉर्मूला क्या है भाई, हल करिए। फॉर्मूला हमारे पास है क्या, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट एस आर पी मानक अपचयन विभव कैथोड माइनस ई नॉट एस आर पी मानक अपचयन विभव एनोड। वैल्यू रखिए। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है क्योंकि ये जो एग्जांपल हमने दिया है ये तो बहुत आसान है, आपको मालूम है कि कॉपर का कैथोड बनाया था और जिंक का हमने क्या बनाया था, एनोड। तो यहाँ पर तो कोई समस्या है नहीं, कॉपर कैथोड की तरह काम करेगा, जिंक एनोड की तरह काम करेगा, क्योंकि हमने एग्जांपल लिया है डेनियल सेल का। किसका एग्जांपल लिया बेटा, डेनियल सेल का एग्जांपल लिया। वैल्यू रख दीजिए, तो वैल्यू हो गया 0.34 प्लस माइनस, यहाँ पर
प्लस साइन होगा और यहाँ हो जाएगा माइनस, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, ये माइनस साइन होगा, ठीक है। वैल्यू जो है हमने, ठीक है, तो हमें जो इलेक्ट्रोड विभव दिया गया था जिंक का वो प्लस 0.70 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कॉपर का प्लस 3.4 वोल्ट, और जब आपने इसको अपचयन में किया तो इसकी वैल्यू माइनस में आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत, कन्वर्ट कर लिया। अब वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो गया 0.34 माइनस और माइनस 0.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों को जोड़ लीजिए, तो जब इसको खोलेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा 0.34 प्लस 0.70, जोड़ लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 4 और 7 3 10, यानी 1.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारा आ जाएगा उत्तर, क्या आ जाएगा, ई सेल का वैल्यू, ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई समस्या? देखिए ई सेल का जो वैल्यू है, मानक अपचयन विभव का वैल्यू है, वो धनात्मक ही आना चाहिए, पॉजिटिव ही आना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर इस सेल का मान धनात्मक नहीं होगा तो मतलब सेल काम नहीं कर रहा है, सेल अभिक्रिया नहीं कर रहा है, भाई वोल्टेज माइनस में चला जाएगा ना, तो आप बताइए बैटरी का वोल्टेज माइनस में चला जाता है तो क्या होता है, बैटरी काम करती नहीं करती, वो हमको, और हमको क्या करना है, काम करना है, काम लेना है, यानी धारा बनानी है, करंट हमको बनाना है, जनरेट करना है, तो करंट कब जनरेट होगा, जब सेल विभव क्या होगा, धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। इसका गिब्स एनर्जी के साथ भी रिलेशन है, वो भी हम आपको समझाएंगे बताएंगे, बट अभी हमें क्या समझ में आ रहा है, इस सेल विभव का मान क्या होना चाहिए, धनात्मक आना चाहिए। अगर सेल विभव का मान धनात्मक है तो मतलब सेल जो है वो अभिक्रियाशील है, ठीक है, अभिक्रियाशील है मतलब रिएक्शन होगी, ठीक, और धारा बनेगी, और अगर सेल विभव ऋणात्मक है तो मतलब धारा नहीं बन रही है, रिएक्शन अभिक्रियाशील नहीं है, रिएक्शन नहीं हो रही है। बात समझ में आ गई भाई? तो एकदम आसानी से आप सेल का विभव निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, कैथोड का अपचयन विभव माइनस एनोड का अपचयन विभव, अगर हमें अपचयन विभव नहीं दिया है, आक्सीकरण विभव दिया है, तो आक्सीकरण को अपचयन में बदलने के लिए कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू दी गई है अगर उसको प्लस में दिया है तो माइनस में कर लेंगे, और माइनस में दिया है तो प्लस में कर देंगे, यानी उल्टा कर देंगे, तो आक्सीकरण विभव अपचयन में बदल जाएगा, ठीक। एक लास्ट बात आपको बता करके हम लोग आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है, और अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे वो क्या, कि कैसे निर्धारित करेंगी कि कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड। इस वाले सवाल में तो हम जानते थे कि जिंक क्या है, एनोड है, और कॉपर क्या है, कैथोड। देखिए बोर्ड परीक्षा में जो सवाल आएगा वो तो यही आएगा, डेनियल से ही आएगा, यानी जिंक एनोड है और कॉपर कैथोड है, ज्यादातर सवाल यही होते हैं, कहीं कहीं पर मतलब जब जेई मेंस वगैरह या ये सब देते हैं तो वहां पर चेंज कर देते हैं नीट वगैरह में, तो बहुत आसान है डिसाइड करना कि कौन एनोड होगा कौन सा कैथोड। तो देखिए बहुत इजीली डिसाइड कर सकते हैं, एनोड या कैथोड का निर्धारण बहुत सिंपल, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने चल रहा हूँ, कभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसको हम एनोड बनाएंगे किसको कैथोड। अब आपको इलेक्ट्रोड विभव का वैल्यू दिया गया होगा, ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रोड विभव जो है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रोड विभव जो है, जो दिया गया होगा वो एक आक्स, अब यहां पे बात मैं कर रहा हूं कैसे, अपचयन विभव है, केवल हमें क्या करना है, अपचयन विभव ही देखना है, तो अगर आक्सीकरण विभव दिया है तो आप उसको अपचयन में बदल लीजिए, फिर बात करेंगे कि कैसे एनोड और कैसे कैथोड, ठीक। तो अगर इलेक्ट्रोड विभव दोनों दोनों माइनस में हो, किसमें हो भाई, माइनस में हो, ऋण में हो, तीन कंडीशन बनेगी हम लोग देखेंगे, अगर दोनों इलेक्ट्रोड विभव कैसा है, माइनस में है, और एक कंडीशन बनेगा कि दोनों इलेक्ट्रोड विभव, दोनों विभव इलेक्ट्रोड विभव
प्लस में हो, दोनों इलेक्ट्रोड विभव जो है वो प्लस में हो, और तीसरा कंडीशन ये बनेगा कि दोनों इलेक्ट्रोड विभव में से एक इलेक्ट्रोड विभव प्लस में और एक जो है वो माइनस में हो। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत इजीली समझ लेंगे। तीन ही कंडीशन हो सकती है भाई, या तो इलेक्ट्रोड विभव प्लस में दिया गया होगा, या तो इलेक्ट्रोड विभव माइनस में दिया गया होगा, या एक प्लस होगा एक माइनस होगा। तो ठीक है, बहुत आसान है। जब दोनों इलेक्ट्रोड विभव माइनस में दिया, कौन सा, अपचयन नहीं दिया है तो अपचयन में बदल लेना। ठीक, तो जो ज्यादा माइनस में हो वो हमारा क्या होगा, एनोड। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, कैथोड। जब दोनों प्लस में हो तो कम धनात्मक, कम प्लस वाला जो होगा, कम प्लस में हो वो एनोड होगा। और अगर एक प्लस और एक माइनस है, जैसा कि सवाल में अभी हमने किया, तो जो प्लस वाला होगा, जो माइनस वाला होगा, जो माइनस में है वो हमारा क्या है, एनोड है, और जो प्लस में है वो हमारा क्या है, कैथोड है। ठीक है, बहुत आसान। आपको क्या करना है, सवाल में इलेक्ट्रोड विभव दिए गए होंगे तो इलेक्ट्रोड विभव को आपको बदल लेना है। अगर एक माइनस में है और एक प्लस में है तो जो माइनस वाला है वो एनोड है, जो प्लस वाला है वो कैथोड है। पर ध्यान रहे, अपचयन विभव, आक्सीकरण विभव दिया है तो उसको अपचयन में बदल लेंगे। और अगर एक दोनों ही किस में है, माइनस में है, तो जो ज्यादा माइनस है वो एनोड है, और अगर दोनों ही प्लस हैं तो जो कम प्लस है वो एनोड है, और अगर एक प्लस और एक माइनस है तो जो माइनस में है वो तो एनोड है, जो प्लस में है वो कैथोड। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कैसे एनोड और कैथोड पहचानेंगे और कैसे हम सेल का सेल विभव निकाल सकते हैं। तो सेल विभव निकालने का क्या फॉर्मूला है भाई, ई नॉट, माई स्टैंडर्ड कंडीशन में ई नॉट सेल बराबर ई नॉट एस आर पी मानक अपचयन विभव कैथोड माइनस ई नॉट एस आर पी मानक अपचयन विभव एनोड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अब आपको कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो अगर आपको समझ में आ गया है, अच्छे से समझ में आया है, और आपको लगा है कि ये सेशन बहुत अच्छा था और हमको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आई हैं, सेल क्या होता है, कैसे काम करता है, सेल विभव कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कैसे निकालते हैं, कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा होता है, अगर सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। इतना शेयर करिए कि ये कम से कम हिंदी मीडियम के हर बच्चे तक पहुंच सके, जो हिंदी मीडियम का बच्चा है, जिसको कि यूपी, बिहार, जहां भी हिंदी मीडियम है, हिंदी मीडियम का बच्चा इसको बहुत आसानी के साथ समझ सके कि सेल क्या होता है, सेल विभव क्या होता है, सेल में कैसे विद्युत धारा उत्पन्न होती है, कैसे हम सेल विभव निकालते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक, ओके।